नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ये लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और दिवाली से ठीक पहले निफ्टी 17,500 जो कि इंट्राडे में इंडेक्स में एटलीस्ट पार होता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी डे हाई के बेहद नजदीक ही मार्केट्स कामकाज कर रहा है, तो एक जोरदार तेजी जो आज सुबह से इंडेक्स में बनी हुई है वो जारी है। निफ्टी बैंक डे हाई पर एग्जैक्टली कामकाज करता हुआ 1.25% का उछाल वहां पर है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस के अंदर भी खरीदारी का दौर जो फर्स्ट हाफ से बना था थोड़ा सा ईज आउट होकर वापस पिकअप कर रहा है और अब डे हाई के आसपास आपको दोनों इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार में बढ़िया रफ्तार और चौतरफा खरीदारी का मूड माहौल अभी देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की अहम खबरों के ऊपर भी, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का खुमार जारी, ग्लोबल अच्छे संकेतों से भरा जोश। निफ्टी 17,500 के इंट्राडे में पार। निफ्टी बैंक में 400 अंकों का उछाल है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स से तेजी दिग्गजों से थोड़ी कम। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी तेजी को लीड कर रहे हैं सरकारी बैंक। इस हफ्ते सबसे ज्यादा 5% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। एफएमसीजी, ऑटो, रियल्टी में भी जोरदार तेजी। 5 करोड़ 25 लाख शेयरों की ब्लॉक डील के बाद 4% दौड़ा जी एंटरटेनमेंट। ओएफआई ग्लोबल फंड ने बेचा 5.5% हिस्सा, वहीं करीब 4.5% शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील के बाद संवर्धना मदरसन 5% टूटा। गुजरात के गांधीनगर में आज से शुरू हुआ एशिया की सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो। 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद। डिफेंस शेयरों में भी बड़ा एक्शन। बीडीएल, एचएएल, बीईएल, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे शेयरों में जोरदार खरीदारी। दिवाली से पहले सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से 9% तक बढ़ाई। आज कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। तो भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया तेजी का दौर जो बना है पिछले 3 दिनों से वो अभी भी जारी है। करीब 1% के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है 17,495 पर। इंट्राडे में 17,500 पार हुआ, 17,528 के हाईज बनाए। निफ्टी बैंक करीब डे हाई पर कामकाज करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स अब डे हाई पर आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई की बेहद नजदीक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप स्क्रीन पर लेकर आइए पीएसयू बैंकिंग बास्केट, क्योंकि आज निफ्टी बैंक को जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, जहां पर और ज्यादा तेजी है। एडवांस डिक्लाइन 1 शेयर गिरावट के सामने 2 शेयर खरीदारी वाले, और निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 4% की तेजी के साथ डे हाई पर कामकाज करते हुए। तो एक अच्छा मूव है फ्रंट लाइन इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी पीएसयू बैंक में, और ज्यादा बेहतर मूव जो आपको दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो कि आज ब्रॉडर बेस मार्केट को खरीदारी दिखा रहे हैं। तमाम इंडिसेस में खरीदारी है आज। मेजरली पीएसयू या पीएसयू बैंक, डिफेंस, लिकर, ये कुछ ऐसे स्पेस है जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा स्पेस आज तेजी में कामकाज कर रहा है। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर से हम बातचीत करेंगे, मार्केट्स को लेकर उनका व्यू समझेंगे और साथ ही कुछ स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे। गाबा सर, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में 17,500 पार, दिवाली से पहले प्री दिवाली मूव, क्या कर रहे हैं मार्केट्स में? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। प्री दिवाली मूव, दिवाली तो शुरू होगी। जैसे कि मैंने सुबह बताया था, कल शाम को ही बताया था। निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड है, लेकिन यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में तेजी है। निफ्टी का सपोर्ट है करीब 17,450, 400, 500 के करीब, वो लगता है होल्ड करेगा। अगर 17,500 होल्ड करता है तो 17,600, 650 भी पॉसिबल है आधे दिन में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यस, 40,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ट्रेड करें 40,400। नियर टर्म का जो टारगेट है 40,500 का है। मेरे ख्याल से वहां तक चला जाएगा, और 40,600 का एक जोन है, वो एक नेचुरल टेक्निकल टारगेट बन जाता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी तेजी का मूड बना रहेगा। और एक और एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर रबी फसलों की एमएसपी को कैबिनेट से मंजूरी आ गई है। ये खबर थोड़ी देर पहले आपको लक्ष्मण जी बता भी रहे थे, और अब मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए फैसला कैबिनेट की तरफ से अप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ा। एक्सक्लूसिव है सोर्सेज के हवाले से। इस पर हम बातचीत करेंगे अभी कुछ देर में लक्ष्मण जी से भी, लेकिन मार्केट्स के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट रबी फसलों की एमएसपी को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, और ये कुछ देर पहले आपको लक्ष्मण जी बता भी रहे थे। मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए 3 से लेकर 9% तक के आसपास की यहाँ पर मंजूरी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये किसानों के लिए एक बढ़िया तोहफा आप कह सकते हैं, जो कि दिवाली से पहले आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मसूर की एमएसपी में करीब 500 रुपये
प्रति क्विंटल की एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। और बाकी जो रबी फसलें हैं उनके अंदर भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां पर सरसों के एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण जी, एक बार फिर से आप जिस खबर की चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे उस पर कंफर्मेशन आता हुआ दिखाई पड़ा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और क्या अपडेट है अब आपके पास? देखिए, दरअसल जो खबरें हम लोगों ने करीब 1 घंटे पहले बताई थी उस पर अब मुहर लग गई है और सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी औपचारिक जानकारी दी है। 2023-24 के लिए रबी फसलों की एमएसपी यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसकी बढ़ोतरी का मंजूरी मिल गई है। और इसमें सबसे खास बात है कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर में की गई है, 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और पिछले साल भी आपको याद होगा कि 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा मसूर में ही की गई थी। इस साल 500 रुपये प्रति क्विंटल मसूर में की गई है, जो पहले 5500 रुपये एमएसपी थी वो बढ़ करके 6000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरीके से गेहूं में 110, बार्ली में 100, चना में 105, रैपसीड और मस्टर्ड में 400 और सनफ्लावर में 209 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। अच्छा लक्ष्मण जी, कोई और कैबिनेट से आउटकम? नहीं, कैबिनेट से कोई बड़ा आउटकम यहाँ नहीं है। 1-2 एमओयू साइन हुए हैं, उसकी औपचारिक जानकारी अभी दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सबसे पहले खबर बताई थी 1-1.25 घंटा पहले, और वो खबर का अपडेट या कंफर्मेशन जो है वो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ी है। पुरानी एमएसपी के और नए एमएसपी के बदलाव के बाद किस तरह से दाम होंगे वो आप स्क्रीन पर अभी फिलहाल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, लौटते हैं वापस मार्केट्स के ऊपर और एक एक करके तमाम मिड कैप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। किस तरह का मूड माहौल है फिलहाल और कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आज बज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले मिड कैप गेनर्स की सूची के ऊपर नजर डालिए, किस तरह से आज मिड कैप के अंदर मूव है। मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही है और ब्रॉडर मार्केट में भी एडवांस डिक्लाइन ये स्थिति दिखा रहा है कि हर गिरने वाले एक शेयर के सामने तेजी का एक शेयर आ रहा है, 2 शेयर आ रहे हैं। तो निफ्टी के आज चढ़ने वाले शेयरों में आपको सिर्फ बैंक दिखाई पड़ेंगे। पीएनबी 5.5% ऊपर, इंडियन बैंक 4.5% ऊपर, केनरा बैंक 5% ऊपर, यूनियन बैंक करीब करीब 5% ऊपर। तमाम पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो कि जोरदार तेजी में है और वही आज मिड कैप के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार भी है। प्रेशर है टाटा एल्क्सी में लगातार दूसरा दिन, जबकि दबाव है नंबर्स के बाद। करीब 7% का इरोजन कल और आज 7% के आसपास का फॉल, 14-15% शेयर नीचे आ चुका है। मैक्स हेल्थ केयर 3.5%, टाटा टेली महाराष्ट्र 3-3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। बाइंग है आज ऑटो में, फ्रंट लाइन में हो या मिड कैप में हो, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड जैसे शेयर मिड कैप में जहां पे तेजी, और आयशर मोटर से लार्ज कैप जहां पर करीब करीब 2% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज जो आपको मूव दिखाई पड़ेगा पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। पीएनबी, बीओबी, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, तमाम पीएसयू शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। और ना केवल पीएसयू बैंकिंग बल्कि पीएसयू कंपनीज के अंदर भी एक अच्छा मूव है। आप चाहे बीएचईएल देख लें, रफली 6%, 7% के आसपास का मूव वहां पर है। ये डिफेंस स्टॉक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% ऊपर, पारस डिफेंस 3% ऊपर, अस्ता माइक्रोवेव 1% ऊपर, बीईएल करीब करीब 4% के आसपास का मूव यहां पर है। और पीएसयू में से बीएचईएल जोरदार तेजी, 9% के आसपास का उछाल, ऑयल इंडिया 2.5% ऊपर, आरईसी 1.5% ऊपर और पीएफसी करीब करीब 1.5% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बारी डिफेंस स्पेस के ऊपर दोबारा नजर डाल लीजिए, क्योंकि आज तमाम डिफेंस स्पेस के जो शेयर है वहां पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एचईएल, पारस डिफेंस, अस्त्रा माइक्रोवेव और बीईएल, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर बढ़िया मूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्यों मूव है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ेगा। डिफेंस एक्सपो, जिसकी आज से शुरुआत गुजरात में गांधीनगर में हुई है और 1350 जो डिफेंस कंपनीज हैं वो यहां पार्टिसिपेट कर रही हैं। करीब करीब 75 देशों से ये कंपनीज हैं और 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट आने की बातचीत है। तमाम डिटेल के लिए अब सीधे हम गांधीनगर ही चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी केतन मौजूद भी हैं ग्राउंड पर। केतन नमस्कार। बहुत सारी कंपनीज आपके इर्द गिर्द हैं और बहुत सारे ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स एंड मिसाइल्स एंड गन्स मुझे आसपास दिख भी रही हैं। तो क्या मूड माहौल, क्या सिचुएशन है? देखिए, जितनी कंपनी के नाम आपने लिए उन सबके स्टॉल है, उन सबके जो अस्त्र और शस्त्र है मेरे आसपास है। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में जो यहाँ पर बड़ी प्रदर्शनी हो रही है, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है और ये इसलिए खास है क्योंकि पहली बार सिर्फ और सिर्फ भारत की कंपनियां हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद लेकर यहाँ प्रदर्शनी में आई है। 75 देश के लोग जो कि डिफेंस में दिलचस्पी रखते हैं उनके आधिकारिक डेलीगेशन यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने है वो HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो दोनों वर्जन यहाँ मेरे सामने है। और कैमरामैन को बोलूंगा कि इस तरफ ब्रह्मोस मिसाइल को भी यहाँ पर रखा गया है और BEML के जो बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। खासकर हम L&T
के ऊपर आए। L&T डिफेंस का भी एक बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप जो व्हीकल देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, सिर्फ कई दूर किलोमीटर से वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट से संचालित होता है। और L&T डिफेंस है वो यहाँ पर क्या क्या अस्त्र और शस्त्र लेकर आई है वो जानने के लिए मेरे साथ है जयंत पाटिल साहब, जो कि MD के डिफेंस एडवाइजर है। पाटिल साहब, L&T का दमखम किस तरह से यहाँ देखने वाला है? L&T के तो बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ है। अगर नज़र दौड़ा है तो मैं कम से कम 20 इक्विपमेंट काउंट कर सकता हूँ। वैरायटी है बहुत सारी। जो आज जो है हमारे फ्यूचर वॉरफेयर जाएगा अनमैन्ड की तरफ, तो अनमैन्ड जो है ये अनमैन्ड व्हीकल है। जो उरी में हमारे साथ जो हुआ था वो फिर से ना हो, इसके लिए पूरी हमारी जो कैंटोनमेंट्स की बॉर्डर्स है या स्पेशल इक्विपमेंट सिस्टम हमारी जहाँ जहाँ हम लोग लगाते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का प्रोटेक्शन, ये कम्प्लीटली अनमैन्ड है। पूरी तरह से 300 किलो का पेलोड ले जा सकता है। उसका खुद का सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, वेपन डिलीवर कर सकता है। तो ये चल के अपने आप जहाँ पे कुछ बॉर्डर सर्वेलेंस के टाइम पे वो देखेगा प्रॉब्लम है, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। L&T का नया वर्जन क्या क्या देखने को मिलेगा इस एक्सपो में, इसके अलावा? क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं कि जो एक रडार भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर लोगों को दिखाने वाले हैं। और कई सारे देशों के साथ भी आपकी बातचीत चल रही होगी। यहाँ पे पीछे जो हम लोग देख रहे हैं वो है एक नया जनरेशन मिसाइल लॉन्चर, जिसकी कोई स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है। उसके पीछे हम देख रहे हैं 2 रडार, एक है ट्रैकिंग रडार, दूसरा है सर्वेलेंस रडार, जिसको वॉल्यूम सर्च से 4 बिना रोटेट करके इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड रडार जो है ये हमने डेवलप किया है एक क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए। वो क्लोज इन वेपन सिस्टम में सर्वेलेंस रडार आ गया, हाई एक्यूरेसी का ट्रैकिंग रडार आ गया, उसके लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आ गया, फायर कंट्रोल्स आ गया और ओवरऑल कमांड कंट्रोल और फिर फायरिंग के लिए गन। तो ये कंप्लीट वेपन सिस्टम हमने अभी रिसेंटली प्रूव किया है एयरफोर्स के लिए और ये अभी एक्विजिशन मोड में है। बिल्कुल सुमित जी, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा मेरे ठीक पीछे ब्रह्मोस मिसाइल का पूरा एक ट्रक है, जो मिसाइल किस तरह से पूरा काम करता है वो पूरा बड़े बड़े स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया गया है। अब तक जो हम आत्मनिर्भर भारत है वो सिर्फ स्लोगन में था, लेकिन अब यहाँ इतनी बड़ी प्रदर्शनी देखकर हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 लाख वर्ग मीटर में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है एक्सपो, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब स्लोगन में नहीं रहेगा आत्मनिर्भर भारत, लेकिन उसकी एक झलक भी यहाँ पर है। दूसरे देश है यहाँ से अस्त्र और शस्त्र ले जाएंगे, और भारत जो कि बहुत बड़ा आयातकार था, लेकिन अब वो निकासकार भी बनने जा रहा है डिफेंस क्षेत्र में। जी, इनफैक्ट यही खासियत है केतन, दिवाली पे आमतौर पे हम बाकी पटाखों की बात करते हैं और आप खड़े हैं मिसाइल और असली के रॉकेट्स के आसपास पे। अच्छा केतन, एक बात और बताएं, पूरा शेड्यूल है क्योंकि ये कई दिनों तक एक्सपो चलने वाली है, तो कैसे ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, क्या क्या इसमें हम गोइंग फॉरवर्ड और देखने वाले हैं? आपने कंपनीज की बात की, बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर शामिल, तो कैसा पूरा शेड्यूल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जो पूरा शेड्यूल की हम बात करें तो 18 से 22 अक्टूबर को ये डिफेंस एक्सपो है, गुजरात के 3 बड़े शहरों में है वो आयोजित किया जाएगा। एक तो यहाँ पर गांधीनगर में जहाँ हेलीपैड पर हम मौजूद है, यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी होगी, और महात्मा मंदिर के अंदर है वो सेमिनार होंगे अलग अलग देशों से। जो 75 देशों के लोग हैं वो रक्षा मंत्री से कल से लगातार है वो डायलॉग कर रहे हैं। अगर हम सप्लाई भी करना चाहे डिफेंस इक्विपमेंट की तो किस तरह से उनको दी जाएगी, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ के कुल MOU साइन होने की एक पूरी बात है। तो पहला रहेगा गांधीनगर में, दूसरा रहेगा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर, जहां पर लाइव युद्धाभ्यास होगा और एयर शो होगा, जो कि पब्लिक के लिए आज से ही खोल दिया गया है। और कल सबसे बड़ा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा, जिसमें 1600 ड्रोन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब तक का जो रिकॉर्ड था वो 1000 ड्रोन का था, लेकिन कल प्रधानमंत्री शायद उसमें मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इसी जगह पर कल दौरा तो करने ही वाले हैं, लेकिन ड्रोन का एक पूरा नजारा आपको महात्मा मंदिर के ऊपर दिखेगा। और तीसरा शहर होगा वो पोरबंदर, जहां पर नेवी और कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है। वहां वॉरशिप कैसे काम करते हैं, समंदर में लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, अपनी देश की सरहद को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं, ये पूरा का पूरा वहां एक तामझाम दिखाया जाएगा। तो 5 दिन की प्रदर्शनी में 12 से 15 लाख लोग देखने को आएंगे। 75 देश के 3000 से ज्यादा डेलीगेशन भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो दमखम है, अब तक की एक चोट लगी हुई थी कि भाई भारत है वो ज्यादातर 1.5 या 2 लाख करोड़ का हर साल का जो बजट होता है रक्षा का, वो दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब वो स्थिति बदलने जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केतन। और
केतन की बातचीत का असर आपको BEML में दिखाई पड़ेगा, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ। जैसे जैसे केतन बात कर रहे हैं वैसे वैसे शेयर डे हाई पर आ चुका है। एक स्पाइक के साथ अब ये दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए BEML का स्टॉक, पूरा डिफेंस तेजी में है, लेकिन इंडिविजुअली BEML में एक स्पाइक आया है और 4.5% की तेजी के साथ अभी डे हाई पर कामकाज कर रहा है। गाबा सर, BEML क्या राय रखते हैं आप? BML का जो चार्ट है, मुझे ये अच्छा ही लगता है चार्ट, और लगता है कि ऐसा अपमूव मिलना चाहिए। 22 सिग्नल जनरेट हुआ है BML में, अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड होगा करीब, हो सकता है 1650 से जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 1587 का BML, स्टॉप होगा 1544, ट्रेड कर रहा है 1587 पे। तो BEML आपको राय दी गाबा सर ने, करीब 1587-88 के स्तरों पर अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक के उस पार एक अहम खबर आपसे जुड़ी हुई कि अगर सिम कार्ड से रिलेटेड कोई फ्रॉड आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको असीम बताएंगे, उससे कैसे बचा जाए। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मिड कैप की तो अच्छी तेजी है ही, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स भी 17,490 के जोन्स पे भी कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास ही इंडेक्स अभी बना हुआ है। अब एक और अहम खबर आपसे जुड़ी हुई, जहां पर सिम कार्ड से साइबर फ्रॉड करने वालों की अब खैर नहीं है। फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड हासिल करने और उसके बाद सरकार ने इसके लिए एक डाटा एनालिस्ट सेंटर बनाने जा रही है, जिसके बाद फ्रॉड सिम कार्ड को ट्रैक किया जा सकेगा। पूरी डिटेल असीम मनचंदा के पास है। तो असीम, काफी ज्यादा चर्चित रहा है ये जो टॉपिक है हाल फिलहाल में, और ये इवेंट काफी बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कैसे अब इसको नकेल लगाया जाएगा? जी सही कहा आपने। देखिए, हर रोज लाखों लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर कॉल आते हैं, और उसके जरिए उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश जो है वो की जाती है। और खासतौर पे कि ये जो जिन मोबाइल नंबर से कॉल आते हैं, ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो है वो लिए जाते हैं। ये सिम जो है एक्टिवेट जो है वो किए जाते हैं, और ये कुछ चुनिंदा लोकेशन पर ये सिम जो है एक्टिव होते हैं। देश में कुछ ऐसे ही चुनिंदा इलाके हैं जो कि साइबर फ्रॉड का हब बन करके उभर चुके हैं, जिसमें कि जामताड़ा शामिल है, पुरुलिया शामिल है, मेवात शामिल है, जहां से कि ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम्स की घटनाओं का अंजाम जो है वो दिया जाता है। तो अब सरकार इस पर नकेल कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है, उसने एक डाटा एनालिटिक्स सेंटर बनाने को मंजूरी जो है वो दे दी है। ये डाटा एनालिटिक्स सेंटर दूरसंचार विभाग जो है वो बनाएगा। ये उसके बाद डाटा जितने भी सिम कार्ड एक्टिवेट होते हैं उनके डाटा को एनालिसिस जो है वो करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पता किया जाएगा कि कौन सा सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो एक्टिवेट हुआ है, कौन सी लोकेशन पर ये ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर ही जो है वो रहता है। तो उसके बाद उन सिम कार्ड को डीएक्टिवेट जो है किया जाएगा। खासतौर पर सरकार ये चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको साइबर फ्रॉड से जो है बचाया जाए। तो इसके लिए सरकार इसकी तैयारी जो कर रही है, और डाटा एनालिटिक्स सेंटर को मंजूरी जो है मिल चुकी है। अगले 1 महीने के अंदर ये काम करने की शुरुआत जो है वो भी कर देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम, एक अहम जानकारी। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर इस अपडेट को देखिए, ये आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, कार्यक्रम समेटने पहले एक खिलाड़ी अपडेट और लेते हैं, जहां पर इस हफ्ते 3 खिलाड़ी, क्योंकि मार्केट की जोरदार तेजी है, मिड कैप स्मॉल कैप में जोरदार तेजी है, तो रिटर्न्स के अंदर भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तीनों खिलाड़ियों का जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ब्रिजेश ने सबसे पहले गुजरात अल्कलीज में एक बाय कॉल दी थी 948 रुपए के टारगेट्स के लिए, जो कि अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। 942-43 के स्तरों पर यहाँ पर कामकाज कर रहा है। ये एक अपडेट है। अच्छा, तीनों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी फिलहाल लीड कर रहे हैं ब्रिजेश आज की गुजरात अल्कली की पोजीशन की वजह से, लेकिन ऑलमोस्ट एट पार है अमित सेठ के साथ। करीब 9.5% का रिटर्न दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजन का फिलहाल रिटर्न जो है वो मोर लेस फ्लैटिश साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब मिड कैप मंत्रा को यहीं समेटेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आप हमारी खास पेशकश में फेस्टिवल बाजार में आज देखेंगे नम्रता अशोक चोटरानी जी को, जो कि CEO हैं खादिम इंडिया के। तो नीरज वाजपेयी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे, जो कि बातचीत करेंगे कंपनी की मैनेजमेंट के साथ। नमस्कार।